एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसका उद्देश्य आपकी भविष्य की यात्रा को सही दिशा देना है। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक काल पर और समझेंगे कि वैदिक काल में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमें पढ़ना है और उसको कैसे हल करना है, ताकि अब आगामी परीक्षाओं में हम लोग इसे सहजता से हल कर सकें। तो वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्य कौन थे और इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत या फिर कहाँ इनका निवास स्थान पर, इस पर बहुत चर्चा हुई है। आर्य एक भाषाई समूह है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये अलग से कोई जो है ब्रीड नहीं है, ठीक है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, ठीक। इनके निवास स्थान के बारे में मैक्स जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका मूल निवास स्थान सेंट्रल एशिया है, ठीक है, सेंट्रल एशिया। जबकि बाल गंगाधर तिलक जैसे भारतीय विद्वानों का मानना है कि इनका निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। और अब जो है कई सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि वास्तव में इनका निवास स्थान भारत ही था। तो मैक्स मूलर या तिलक जैसे लोगों का मानना है कि वो कहीं और से भारत आए थे। मैक्स मूलर का मानना है कि सेंट्रल एशिया से उन्होंने भारत में धीरे धीरे प्रसार किया, उन्होंने हमले किए। तो ऐसे आर्यन इन्वेशन या आर्यन आक्रमण का उन्होंने सिद्धांत दिया है, जो वास्तव में अब बहुत ज़्यादा मान्य नहीं है। धीरे धीरे इस पर विचारधाराएँ बदल रही हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग वैदिक साहित्य पर। वैदिक साहित्य में कुल 4 ग्रंथ हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल 1028 ऋचाएँ हैं, ठीक है। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, ठीक। ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं कुल 1028 हैं। इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है। द्वितीय से सप्तम मंडल जो है सबसे प्राचीन है। प्रथम और दसम मंडल जो सबसे लास्ट में जो है, 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन, पहली बार वर्णन मिला है, ठीक। ऋग्वेद ही ऋग्वैदिक काल के ज्ञान का मूल आधार है, इस बात को जाने रहिए। इस काल की देखिए कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपको याद रखनी होंगी। अस्किन को चिनाब, जब उस समय उनका नाम अस्किन था, आज उसे चिनाब कहते हैं। विपाशा को व्यास कहते हैं, प्रश्न को रावी कहते हैं, वितस्ता को झेलम कहते हैं, कुभा को काबुल कहते हैं, क्रुमु को कुर्रम कहते हैं, गोमती को आज गोमल कहते हैं, स्वास्तु को आज स्वात कहते हैं जो कि अफगानिस्तान में है, सदा नीराज गंडक बिहार में है, सतुद्री सतलज आपके पंजाब में है, सुदृढ़ घग्गर है, ठीक है। इतना आप जाने रहिए। ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा लगातार बनते रहते हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन फंसे, कम पढ़ें और ज़्यादा करें, ठीक। इसके अलावा देखिए ये 10 मंडल के रचनाकार का दे दिया गया है कि आप 10 मंडल रचनाकार याद कर लीजिएगा। प्रथम मंडल के मधुचंदा और दिग्दमा है, द्वितीय के गृत्समद है, तृतीय विश्वामित्र है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, चतुर्थ में वामदेव, पंचम अत्रि, षष्ठम भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम कर्म और अंगिरस, नवम अंगिरस कश्यप आदि, 10 मंडल के त्रिच, इंद्राणी, सची, श्रद्धा, ठीक है। प्रथम मंडल द्वितीय मंडल को इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह लेंगे। अगर इंग्लिश में आप सुन रहे तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका मोटा मोटी आइडिया होगा वैदिक काल के बारे में। अब वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे 2 भागों में बांट के। देखिए वैदिक काल ना, अगर आपको जब भी आप पढ़ेंगे तो उसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग है ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक काल का अध्ययन का आधार ऋग्वेद है। इसमें ऋग्वेद के आधार पर जो ऋग्वेद में जो भौगोलिक वर्णन मिल रहे हैं उसके आधार पर इस काल के वर्णन की जाती है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक ग्रंथ जैसे खासकर शतपथ ब्राह्मण के आधार पर जो है वर्णन किया गया है, ठीक। तो हम लोग आते हैं अब ऋग्वेद, अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का देखिए ये है भौगोलिक विस्तार, जिसमें ये आर्यन इन्वेजन जो अब उतना मान्य नहीं है का ये बताया जा रहा है किस तरह से आर्यों का विस्तार हुआ है। इस काल में ही आर्य जो है गंगा नदी तक पहुंचते हैं। सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है। क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रश्न को याद रखिए। इसमें देखिए मूर्जवन पर्वत है, मूर्जवन तो सोम नामक पौधा मिलता था, उसी से सोमरस बनाया था जो मूर्जवन पर्वत पर पाया था, ठीक। ये याद रखिएगा, ये याद करने के तथ्य हैं, इसको याद रखिए। और वैदिक एज का ये जो जोग्राफिकल विस्तार है ये भी यूज़फुल है, ये आपके ऑप्शनल में भी काम आएगा। जीएस का जब मेंस में लिखेंगे
तो ये जरूर बनाइए, इस नक्शे के बिना आपको नंबर कम मिलेगा, इसलिए नक्शा जरूर बना दीजिए। ये मैप याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। ये काल है इसका, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल है। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह उल्लेख है कि गौतम राहुगण ने जैसे ही घृत का नाम लिया, वैश्वानर अग्नि जंगलों को जलाते हुए पूर्व की ओर गई, ठीक। और वो सदा नीरा नदी को जला नहीं पाई, सदा नीरा नदी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है विस्तार हुआ उत्तर वेद में या उत्तर वैदिक काल में, आर्यों का यहाँ तक विस्तार हुआ, ठीक है। अब देखिए विस्तार तो हमने समझ लिया। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में आर्यों का, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उनका राजनीतिक जीवन जो है, देखिए उस समय कुल ही सब आधार था, कुल ही हर चीज़ का आधार था। कुल से ग्राम, ग्राम से जन, ऐसे करके विस्तार होता रहा, ठीक है। राजा जो है वो अभी भी कबीलाई आधार की तरह राजा था। ऐसा नहीं है कि वो अपने मनमाना कर लेता था, वो पूरी तरह से संप्रभु नहीं था, वो रत्निन के आधार पर चलता था, ठीक है। तो जो राजनीति और सामाजिक स्थिति, ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्थिति लगभग बराबर थी, कि समाज और राजनीति अलग अलग नहीं था उससे, ठीक। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है तो ऋग्वैदिक काल में आर्यंस जो हैं पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर थे, कृषि बहुत खास करते नहीं थे, पशुपालन इनका मूल आधार था, ठीक। कभी कभी आप देखेंगे पशुओं के लिए युद्ध होता था। आप देखिए महाभारत में भी पशुओं के लिए युद्ध का वर्णन है कि वो गाय जीतने के लिए जाते हैं, ठीक। ऐसे बहुत सारे वर्णन आपको मिलेंगे। तो ये ऋग्वेद काल का भी है। उत्तर वैदिक काल में जब आप आएंगे, जिसका उत्तर वैदिक काल में जब आप आएंगे तो उस काल में देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा पहले से कमी आई है। यानी तो ऋग्वैदिक काल में सभा समिति विदत में भाग लेती थी, युद्ध में हिस्सा लेती थी। उत्तर वैदिक काल में वो चीज़ें कम हो गई। राजा का अधिकार थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। राजा टैक्स वैक्स लेने लगा है, कर लेने लगा है, ठीक। और रत्निन के सहयोग से ही राजा अभी भी अपनी गद्दी पर बैठ रहा है, ठीक है। ये तो राजनीतिक सामाजिक स्थिति हो गई। अभी भी पशुपालन ही मुख्य था, लेकिन किसी का शुरुआत हो चुका था, ठीक। तो पशुपालन का अभी भी मुख्य आधार था, ठीक है। इतना ही समझिए, इतना तथ्य आपके लिए पर्याप्त है। और उम्मीद है कि इतना से आपका जो छोटे मोटे एग्ज़ाम से काम हो जाएगा। बाकी के डिटेल वीडियो मैं आगे डालूंगा। फ़िलहाल ये 10 मिनट का सीरीज़ है। इस 10 मिनट में हम लोगों ने जो मैक्सिमम एग्जाम के लिए यूज़फुल है बस वही हम देखें। वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। हम उतने ही प्रश्न देखेंगे जितना एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी आप पेपर लगाते रहिए। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह से, ठीक है। कोई निजातीय समूह नहीं है, याद रखिएगा। इस बात को मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। देखिए ऋग्वेद को श्रुति कहा जाता है, श्रुति, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से ज़्यादा था, ठीक है। तब लेखन का उतना विकास नहीं हुआ। तो जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृत है, वो आज के संस्कृत से अलग है। तो उस समय जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये हस्तांतरित होता था मौखिक रूप से, ठीक है। वो उन्होंने याद करा, दूसरे को याद कराया, उसने अपने बेटों को याद करा। इस तरह से अगली पीढ़ी में जाता रहता था। गुरु ने शिष्य को याद कराया, फिर वो शिष्य फिर कभी गुरु बना तो उसने अपने शिष्य को याद कराया। ये गुरु शिष्य की परंपरा के द्वारा आगे जाता रहता था। ऋग्वेद में कुल 1028 ऋचाएँ हैं। त्रयी क्या है? तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद त्रयी में नहीं आता, याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछ ले कौन सा त्रयी में नहीं आता है तो अथर्ववेद नहीं आता। बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों त्रयी में आते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का सर्वप्रथम वर्णन हुआ है? तो ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का वर्णन है, ठीक। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद में, ठीक। उपनिषद का मुख्य उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। वैदिक साहित्य का क्रम क्या है? वैदिक साहित्य का क्रम वैदिक ऋचाएँ, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। देखिए इन चारों का मतलब, वैदिक साहित्य का मतलब वेद है, चारों वेद, ठीक है। उन चारों वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की उसको कहा गया ब्राह्मण, ठीक है। वो उसको हल करते थे, इस सहजता से आप उसको पढ़ सकते थे। उन मतलब वेदों को समझने में सहायक होते थे। उसके बाद अरण्यक, जिनको अकेले में वन, अरण्य का मतलब वन का निवासी, माने वन में पढ़ना है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप जाकर पढ़ना, ठीक है। तो ये वैदिक साहित्य के सही क्रम है। आप याद रखिएगा इस क्रम को, क्योंकि इस क्रम से भी प्रश्न आते ही आते हैं।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, देखिए सबसे मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे अधिक वर्णित नदी जो है सरस्वती है, फिर यमुना है, फिर गंगा है। गंगा का वर्णन एक बार मिला है ऋग्वेद में, याद रखिएगा, इस बात को भूलिए। तथ्य आते ही आते हैं, ये सारे तथ्य जो भी आपको बताए गए ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य। हर तथ्य को याद रखिए, वीडियो को 2-4 बार सुनिए ताकि हर तथ्य आपको कंठस्थ हो जाए, आपको रटना ना पड़े। 10 मिनट का वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, चूँकि क्वेश्चन 1 या 2 आते इसलिए लंबा वीडियो नहीं बनाया गया है। धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।